हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी एनर्जी से कर रहे होंगे। आइए क्लास 11th में इसके पहले मैं बता चुका हूं कि बीमा क्या है, विवेक सूत्र निकालना बता दिया गया था। आज की क्लास में बताएंगे आप लोगों को कि बीमाओं के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। इसके पहले बीमाओं के उपयोग भी बता दिया गया है आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो मेरा इसके पहले वाला वीडियो जरूर जाकर देखें। आज जो है बीमाओं के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं बीमाओं के आधार पर राशियां, ठीक है। तो बीमाओं के आधार पर जो है 4 प्रकार की राशियां होती हैं, ठीक है। ध्यान से कंसंट्रेट होकर मेरी बात सुनेंगे, 100% समझ में आएगा। पहला है जो है बीमीय चर। बीमीय चर का मतलब आप जानते हैं वेरिएबल, यानी जिसका मान क्या हो, बदले, ठीक है। यानी कि डायमेंशनल वेरिएबल्स बोलते हैं इंग्लिश में बीमीय चर। जैसे बल की बात करिए, बल, तो बल बदल सकता है इसका मान, ठीक है ना, वेरिएबल है ये, ठीक है। कार्य, ये भी बदल सकता है इसका मान। वेग, इसका भी मान बदल सकता है। त्वरण, इसका भी मान बदल सकता है। पृष्ठ तनाव, इसका भी मान बदल सकता है, ठीक है। तो ये खुद ही क्या है, चर राशियां हैं सब के सब, ठीक है। इसके मान क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। भाई हम इस बोर्ड पे 10 न्यूटन का बल लगा पा रहे हैं, कोई आएगा तो 15 न्यूटन का बल लगा देगा, कोई आएगा तो 20 न्यूटन का बल लगा सकता है। तो इस तरह से ये क्या कर सकता है, वैरी कर सकता है। तो इसके बीमीय सूत्र को हम क्या कहेंगे, इसका भी बीमीय सूत्र होगा, ठीक है। तो यानी कि हम कहेंगे इसको कौन सा, बीमीय चर बोलेंगे, ठीक है। अब जो है बीमाहीन चर। बीमाहीन चर का मतलब कि जिसका यानी वह वेरिएबल जिसका मान बदले, जिसमें जो है क्या हो, बीमाहीन हो, यानी कि जिसका बीमा न हो, ठीक है। जैसे अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक की बीमा आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि अपवर्तनांक की कोई यूनिट नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होती है, यानी कोई मात्रक नहीं होता है। जिस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है उसका बीमीय सूत्र भी नहीं होता है, यानी कि वो राशि क्या होती है, बीमाहीन होती है। जैसे घर्षण गुणांक है आपका, तो घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता, तो इसलिए क्या होगी, बीमाहीन होगी, ठीक है। और घर्षण गुणांक का मान भी क्या होगा, बदल सकता है, ठीक है। अपवर्तनांक का मान भी क्या हो सकता है, बदल सकता है, डिफरेंट निकाला जा सकता है। तो इसलिए अपवर्तनांक, उसी तरह से घर्षण गुणांक भी क्या होगा, बीमाहीन चर होगा, यानी कि इसका कोई बीमीय सूत्र नहीं होगा और ये वेरिएबल भी है, यानी कि चर राशि भी है, मान बदल सकता है। विकृति को ले लीजिए, विकृति का भी कोई मात्रक नहीं होता, इसका मतलब ये क्या हो गया, बीमाहीन राशि हो गई, और ये इसका मान विकृति का बदल सकता है हर जगह, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, बीमाहीन चर हो गया। कोण की बात कर लीजिए, कोण का कोई बीमीय सूत्र नहीं होता, यानी कि कोण का कोई मात्रक नहीं होता, तो बीमीय सूत्र भी नहीं होगा। और कोण का मान बदल सकता है, कभी 90 डिग्री का कोण बनता है, कभी 60 डिग्री का कोण बनता है, कभी 30 डिग्री का कोण बनता है। तो इस तरह से जो है इसका भी मान क्या हो सकता है, बदल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कोण भी क्या होगा, बीमाहीन चर होगा, ठीक है। अब उसके बाद से तीसरा क्या है, बीमाओं के आधार पर भौतिक राशि तीसरी कौन सी हो सकती है, भाई बीमीय चर हो सकता है, बीमीय अचर हो सकता है। भाई अब तक तो हम लोगों ने चर की बात करी, अब अचर की बात करते हैं। अचर मतलब जो कांस्टेंट हो, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, ठीक है। तो अब ये डायमेंशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे मान लीजिए कोई भी नियतांक ले लीजिए, तो कोई भी नियतांक, उसका मान बदलेगा क्या, कभी नहीं बदलेगा, लेकिन बीमीय सूत्र होता है उसका। जैसे बोल्ट्जमान नियतांक, तो बोल्ट्जमान नियतांक का बीमीय सूत्र तो होता है, लेकिन ये क्या होता है, फिक्स वैल्यू होती है, ये कभी बदलती नहीं है, ठीक है। जैसे प्लांक नियतांक है, तो प्लांक नियतांक का मान कभी नहीं बदलता, ठीक है, और इसका बीमीय सूत्र होता है, तो इसलिए ये किस श्रेणी में आएगा, बीमीय चर में आएगा, ठीक है। जैसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, कैपिटल जी का मान, ठीक है, तो कैपिटल जी का मान फिक्स होता है भाई, वो बदलता नहीं है, और इसका बीमीय सूत्र भी क्या होता है। तो ऐसी राशियां कि जिनका बीमीय सूत्र क्या हो, जिनका बीमीय सूत्र लिखा जा सके और जो क्या हो, अचर राशि हो, मतलब जिसका मान ना बदले, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो वे राशियां कौन सी होती है, बीमीय अचर होती है। अब बीमाहीन चर कौन सी होती है, तो बीमाहीन का मतलब जिसकी बीमीय सूत्र न हो, जिसका, जैसे जूल नियतांक है, जूल नियतांक का कोई बीमीय सूत्र नहीं होता, और ये अचर भी होता है, मतलब ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। पाई ले लीजिए, पाई क्या है, बीमाहीन राशि है, और इसका जो है बीमीय सूत्र नहीं होता, और ये क्या है, फिक्स है, पाई है तो पाई है, इसका मान 22/7 होगा, 3.14 होगा। इस तरह से शुद्ध संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, बीमाहीन है और अचर है, फिक्स है, इनका मान बदलने वाला नहीं है।
अब ये जो है इस तरह से 4 कैटेगरी में जो है भौतिक राशियों को बीमाओं के आधार पर बांटा गया, ठीक है। अब जो है इसके बाद बात आती है कि समांगीयता का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। समांगीयता का सिद्धांत बिल्कुल आसान है, बस एक शब्द में आप लोग समझेंगे कि उन्हीं भौतिक राशियों को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या बराबर कर सकते हैं जिनका बीमीय सूत्र क्या हो, बराबर हो। जितने भी आप समीकरण देखते हैं भौतिक राशियों का, तो वो कभी न कभी एक भौतिक राशि में से दूसरी भौतिक राशि को घटाई गई रहती है फार्मूले में, सूत्र में, या जोड़ी गई रहती है, या दो भौतिक राशियों को बराबर की गई रहती है। तो ये तभी संभव होता है कि जब जो है सबका बीमीय सूत्र क्या हो, बराबर हो। तभी हम दो भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं, दो भौतिक राशियों को घटा सकते हैं, दो भौतिक राशियों को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब बीमीय सूत्र क्या हो, बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे कि मान लेते हैं AB प्लस C/D इज इक्वल टू E प्लस FG एक भौतिक समीकरण है। ये एक भौतिक समीकरण आपका हो गया जिसमें ABCDEF G भौतिक राशियां हैं। इसमें जितने भी ये प्रयोग की गई हैं राशियां, ये क्या है, भौतिक राशि है। इनमें प्रत्येक पद जो भी है आप देख सकते हैं यहाँ पर AB, ठीक है, एक पद है, एक पद C/D है, एक पद E है, एक पद FG है कि नहीं, 4 पद है इसमें। तो ये प्रत्येक पद का जो बीमीय सूत्र होगा, जैसे AB का बीमीय सूत्र जितना होगा उतना ही CD का बीमीय सूत्र होगा। अगर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो इनका बीमीय सूत्र क्या होगा, बराबर होगा, तभी ये जुड़े हैं, अन्यथा नहीं जोड़ सकते हम भौतिक राशियों को, ठीक है। यही ये समांगीयता का सिद्धांत कहता है। जैसे E में FG जुड़ा हुआ है तो E का बीमीय सूत्र और FG का बीमीय सूत्र क्या होगा, बराबर होगा, तभी ये दोनों क्या है, जुड़ा हुआ है। और एक बात और कि ये दोनों आपस में जुड़े हैं तो इसका मतलब जो इनका जो टोटल बीमीय सूत्र होगा वही जो है इसका भी क्या होगा, बीमीय सूत्र होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका और इसका बीमीय सूत्र क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब कि इसका और इसका भी बीमीय सूत्र बराबर होगा, इसका और इसका भी बीमीय सूत्र बराबर होगा, इसका और इसका बीमीय सूत्र बराबर होगा, इसका और इसका भी बीमीय सूत्र बराबर होगा, तभी ये दोनों को क्या किया गया है, इक्वल दिखाया गया है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इनमें से प्रत्येक पद AB C/D E और FG के बीमीय सूत्र क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, समांगीयता का सिद्धांत कहता है। तो एक शब्द में आप कह सकते हैं कि उन्हीं भौतिक राशियों को हम जोड़ सकते हैं आपस में, या घटा सकते हैं या बराबर कर सकते हैं जिनका बीमीय सूत्र क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो यही जो है क्या है, समांगीयता का सिद्धांत। बिल्कुल आसान है। बीमाओं, अब आता है बीमाओं की सीमाएं क्या है। भाई हम बीमीय सूत्र से, बीमीय विधि से सब कुछ नहीं कर सकते, इसकी एक पर्टिकुलर सीमा है कि हम कहां तक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है कि बीमीय विधि से किसी सूत्र में उपस्थित विवाही नियतांक का मान नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है, नहीं ज्ञात किया जा सकता। बीमीय विधि से हम सूत्र में उपस्थित नियतांक जो होते हैं उसका हम मान नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए कि F इज इक्वल टू G M1 M2 अपान क्या, R²। हम बीमीय विधि से इसमें जो कांस्टेंट यूज हुआ है इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। यानी कि किसी जो है बीमाही नियतांक का मान हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। बीमाही नियतांक जिसके पहले बताया गया आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद से दूसरा होता है कि इससे केवल भौतिक राशियों की घातों के गुणनफल पर आधारित सूत्र ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जोड़ने तथा घटाने से संबंधित वाले सूत्र को हम स्थापित नहीं कर सकते। ऐसा आप लोग देख चुके हैं, ठीक है, कि बीमाओं के उपयोग में बताया गया था, ठीक है। आवर्तकाल निकाला गया था T/2π L/, क्या G। इस तरह से जो फार्मूला आता है तो देखिए इसमें कहीं से जोड़ और घटाव का सिंबल नहीं लगा है, ठीक है, ये फ्रेश है एकदम, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि F इज इक्वल टू G M1 M2 अपान क्या, R²। इस तरह के फार्मूले जिसमें जोड़ना और घटाने से संबंधित पद न हो, ठीक है। अब जैसे ऐसे ना दिया हो, एग्जाम्पल के तौर पे AB प्लस CD इज इक्वल टू D प्लस F, इस तरह से ये क्या होगा, हम ये सूत्र स्थापित नहीं कर सकते इस विधि से, ठीक है। देखिए ये भी मान लेते हैं कि एक अगर फार्मूला है, ठीक है, हमने अपने पास एग्जांपल देकर बताया कि AB प्लस CD इज इक्वल टू D प्लस F, इस तरह का अगर कोई सूत्र हो इसमें प्लस दिख रहा हो आपको, तो इस बीमीय विधि से हम इसको स्थापित नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे माइनस वाला हो, A माइनस B इज इक्वल टू C माइनस D, इस तरह का अगर कोई फार्मूला दिया हो यानी कि माइनस में दिया हो, तो ये हम इस बीमीय विधि से स्थापित नहीं कर सकते, ठीक है। यही जो है दूसरा है।
हम किसको कर सकते हैं, इसके अलावा गुणनफल वाला हम कर सकते हैं, यानी कि दो पदों का गुणनफल हो या भाग हो, तो इस तरह के फार्मूले को, इस तरह के सूत्र को हम धीमी विधि से क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तीसरा यह कि इनमें इनसे त्रिकोणमितीय चरघातांकी और लघुगणकीय पद का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। त्रिकोणमिति आप जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, मैथ में पढ़ा होगा। तो इसका विश्लेषण धीमी विधि से नहीं कर सकते, धीमी विधि से हम इसके फार्मूले को डिराइव नहीं कर सकते। जैसे जो है आप लोग पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ऐसा नहीं है कि हम धीमी विधि से इस सूत्र को स्थापित कर ले, भाई ये भी तो एक सूत्र है। तो इस तरह के यानी कि हम इसका विश्लेषण नहीं कर सकते, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यानी कि त्रिकोणमितीय फंक्शन को हम जो है इससे विश्लेषण नहीं कर सकते, चरघातांकी को नहीं कर सकते, लघुगणकीय फंक्शन को हम जो है इस विधि से एनालिसिस नहीं कर सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते, ठीक है। अब भाई इसका चौथा जो है, चौथा यहाँ पे हमने लिख रखा है, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच इस विधि से संबंध स्थापित करना मुश्किल है, ठीक है। क्यों मुश्किल है, 3 राशियां हैं तब तो ठीक है, 3 राशियों से अधिक हो जाएंगी तो संबंध स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए कि 3 राशियां जैसे एम एल और टी 3 राशियां हैं तो ठीक है, 3 राशियों के घातों को अगर हम सम करते हैं तो एक इक्वेशन मिल जाता है, हमें 3 समीकरण मिलता है, 3 समीकरण को सॉल्व करना आसान है। अगर 4 हो गई तो 4 समीकरण मिलेगा, तो 4 समीकरण को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए जो है सिर्फ और सिर्फ 3 राशियों तक ही हम बीमीय विधि से जो है उनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। 3 से अधिक हो जाएगा तो हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि जब 3 से अधिक राशियां हो जाएंगी तो समीकरण बनाना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि 4 समीकरण बनेगा, और हम घातों की तुलना करके, घातों का सम करके अगर हम समीकरण बनाएंगे तो 4 समीकरण बनेगा, जिसको हल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो है ये भी रेस्ट्रिक्शन है इसके लिए कि जो है संबंध तभी स्थापित होगा जब सिर्फ और सिर्फ कितनी राशियां हो, 3 भौतिक राशियां हो। अब आइए जो है हर टॉपिक पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। न्यूमेरिकल, सूर्य के कोणीय व्यास की माप थीटा बराबर 1920 अर्क सेकंड पढ़ते हैं। इसको ऊपर देखिए 2 डॉट लिखा हुआ है, 2 डॉट लगाए तो अर्क सेकंड पढ़ते हैं, यानी कि 1920 अर्क सेकंड है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी S इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। सूर्य का व्यास ज्ञात कीजिए। 1 अर्क सेकंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन होता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सूर्य का व्यास कितना होगा, ठीक है। तो सूर्य का कोणीय व्यास ठीक है, थीटा बराबर, अर्क सेकंड में है, रेडियन में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो 1920 इंटू, देखिए 1 अर्क सेकंड में 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रेडियन में चेंज हो जाएगा, इंटू 10⁻6, ठीक है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग फाइनली, तो 9.312 आएगा, 9.312 इंटू 10⁻³ रेडियन, ठीक है। ये इसका जो है रिजल्ट आएगा फाइनली। S इज इक्वल टू आपका दे रहा है, S इज इक्वल टू कितना दे रहा है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। अब जो है समझने का प्रयास करिएगा, आपसे पूछा जा रहा है आप लोगों से कि सूर्य का व्यास बता दिए, कोणीय व्यास दे रहा है, कोण दे रहा है, मतलब चाप, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, ठीक है। कोणीय व्यास बराबर भी वही होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी दे रहा है, ठीक है, यानी कि यहां पर पृथ्वी है, यहां पर सूर्य है, तो इसके बीच की दूरी ये आपका दे रहा है कितना, 1.496 इंटू 10⁻11। तो अब ये जो पथ बनाएगा तो इसका ये वाला आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य का व्यास बता दीजिए, ठीक है। यानी कि तो देखिए अब यहां से अगर हम लोग जो है देखें तो यहां से निकाल दिया जाए
तो देखिए सूर्य का व्यास, सूर्य का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सूर्य का व्यास, व्यास को हम डी से दिखाते हैं। सूर्य का व्यास, ठीक है, व्यास पूछा जा रहा है, तो व्यास, कोणीय व्यास बराबर क्या होगा? कोणीय व्यास थीटा बराबर कैपिटल डी अपान क्या हो जाएगा? एस, यानी कि सूर्य का व्यास बटा क्या हो जाएगा? ये दूरी, पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है हमसे? डी पूछा जा रहा है, तो डी निकाल दीजिए। तो थीटा इंटू क्या हो जाएगा? एस, थीटा इंटू एस, मान भर दीजिए। थीटा का मान है आपके पास 9.312 इंटू 10 का पावर -3 इंटू एस की वैल्यू आप लोगों के पास है 1.496 इंटू 10 का पावर 11। इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा 1.39 इंटू 10 का पावर 9 आएगा। 1.39 और भी आएगा आगे इंटू 10 का पावर 9 क्या आ जाएगा? मीटर। तो डी निकल के आ जाएगा आपका व्यास जो है इतना होगा, ठीक है, सूर्य का व्यास इतना होगा। अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 3.6 केजी तथा आयतन 1.65 मीटर क्यूब है। सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए, सार्थक अंक पे आधारित प्रश्न है, ठीक है। सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए वस्तु का घनत्व ज्ञात कीजिए, वस्तु का घनत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा क्या? आयतन। द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा? आयतन, ठीक है। अब यहां बात यह आती है कि द्रव्यमान है क्या? तो भाई घनत्व को हम रो से दिखाते हैं, तो रो इज इक्वल टू लिख सकते हैं, द्रव्यमान कितना है? 3.6 केजी अपॉन आयतन कितना है? 1.65 मीटर क्यूब, ठीक है। अब जो है जनरली इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 360 बटा 165, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, किग्रा पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा क्या? घनत्व इसका। लेकिन घनत्व को कहा जा रहा है कि आप जो है उचित सार्थक अंकों तक बताएं। तो अगर आप इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.181818 केजी, आगे भी आएगा, ये आता ही रहेगा, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब जो है यहां उचित सार्थक अंकों तक, यहां लिखिएगा उचित सार्थक अंकों तक, उचित सार्थक अंकों तक जो आपके रो की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो सिर्फ और सिर्फ क्या ले लेंगे भाई? एक अंक तक ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2.18 है, तो आप जो है निकटता मान लेंगे, मैथ में निकटता मान लिया जाता है कि 8 है नहीं, 5 या 5 से अधिक है, तो ये एक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कितना हो जाएगा? 2.2 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब एक स्थान तक क्यों लेंगे? क्योंकि द्रव्यमान का मापन कहां तक हुआ है? एक स्थान तक हुआ है, ठीक है। तो उचित सार्थक अंकों तक लिखना होगा तो कितने स्थान तक लिखेंगे? एक स्थान तक लिखेंगे। तो यानी कि उचित सार्थक अंकों में अगर इसका आंसर लिखना होगा तो कितना आएगा? 2.2 केजी पर मीटर क्यूब आएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सरल लोलक द्वारा स्मॉल जी का मान ज्ञात करने में एक विद्यार्थी द्वारा निम्न मापें ली गई। एक विद्यार्थी जो है जी का मापन कर रहा है सरल लोलक द्वारा, और वह निम्न माप ले रहा है। लोलक की लंबाई L बराबर 102.4 सेंटीमीटर, आवर्तकाल कैपिटल T बराबर 2.1 सेकेंड। सूत्र स्मॉल g बराबर 4π² L/T² द्वारा g का मान ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए।
अधिक यथार्थ फल प्राप्त करने के लिए आप कौन सी माप अधिक यथार्थता से लेंगे? दो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं इसमें। उस विद्यार्थी के द्वारा जो माप ली गई लोलक की लंबाई ये ली गई, आवर्तकाल जो लिया गया t बराबर 2.1 सेकंड लिया गया, सूत्र कौन सा लगा रहा है? स्मॉल g बराबर 4 पाई स्क्वायर l अपन टी स्क्वायर। g का मान ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखें इस सूत्र से अधिकतम त्रुटि लिखें। पहले अधिकतम संभावित त्रुटि लिखा जाए, ठीक है। तो अधिकतम संभावित त्रुटि या अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि लिखा जाए। अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। जब अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि हम लोग लिख लेंगे तो उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि किसमें? जी में। तो जी में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कई बार बता चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखिए। क्या लिखेंगे भाई? डेल्टा जी, यानी डेल्टा जी अपन क्या लिखेंगे? जी इज इक्वल टू, ये तो आपका 4 पाई आर स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे, सिर्फ ये लेंगे तो डेल्टा एल अपान क्या हो जाएगा? एल, डेल्टा एल अपान एल प्लस अधिकतम में हम क्या लगाते हैं? हमेशा प्लस लगाते हैं। ये ऊपर जाएगा तो टी का पावर क्या हो जाएगा? -2। लेकिन जो है आगे माइनस तो आएगा, लेकिन हम अधिकतम में क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर का मतलब ये 2 आगे आता है, लॉग लेंगे तो आप, और डेल्टा टी अपान क्या हो जाएगा? कैपिटल टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है अब ये बताया जा चुका है आप लोगों को कि इसका लॉग लेंगे और लॉग लेकर क्या करते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये बात ये आती है, ये वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। डायरेक्ट भी हमने कहा था कि जो भी मान दिया उसका डेल्टा के फॉर्म में लिखिए और बटा उस टोटल से भाग दे दिए, ठीक है। तो अब जो है डेल्टा जी, डेल्टा एल और डेल्टा टी कैसे आएगा? कहां से आएगा ये? तो ये आपकी वैल्यू में दिया है, ठीक है। इससे हम लोग निकालेंगे डेल्टा एल का मान और डेल्टा टी का मान, ठीक है। तो अब जो है अगर हम लोग लिखें अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के केस में अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि अगर लिखा जाए, अब अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि अब लिख लीजिए यहीं पे, क्योंकि आपसे यही पूछा जा रहा है। 100 से गुणा कर दीजिए, डेल्टा जी अपान क्या हो जाएगा? जी और मैक्स इंटू क्या? 100 इज इक्वल टू, इसमें भी 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा एल अपान एल इंटू क्या? 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपान टी इंटू क्या? 100, ठीक है। तो ये चीजें जो है अब क्या जो आपसे पूछा जा रहा है वो आप फार्मूला लिख दिए, अब आप वैल्यू को पुट करिए, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट किया जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट करने कैसे करेंगे? तो यहां से जो है डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? तो डेल्टा एल की वैल्यू देखिए, ये जितने दशमलव के बाद जितने अंक लगे हैं उतना ही इसमें क्या होगा? मतलब त्रुटि हो सकती है। यानी कितने पॉइंट तक? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका जो है यानी कि कितने स्थान तक मापा गया है? 1 स्थान तक मापा गया है। इसका मतलब कि इसमें जो है त्रुटि कितने की हो सकती है? 0.1 सेंटीमीटर की हो सकती है, यानी कि मिनिमम, ठीक है। तो ये एल में त्रुटि है। अब उसके बाद से अगर आवर्तकाल को देखें तो ये भी दशमलव के 1 स्थान तक ही है, तो डेल्टा टी का मान कितना हो जाएगा? 0.1, ठीक है, सेकेंड, 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? अब वैल्यू पुट कर देंगे भाई। एल की वैल्यू तो आपके पास ही है, एल की वैल्यू कितनी है? 102.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और टी की वैल्यू कितनी है आपका? 2.1 सेकेंड है, ठीक है। आप मान भर दीजिए, तो डेल्टा जी अपान जी मैक्स इंटू 100 इज इक्वल टू, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 अपान 102.5 इंटू 100, ठीक है, प्लस अब यहां आ जाइए तो 2 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू है 0.1 अपॉन टी की वैल्यू है 2.1 इंटू क्या 100, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। ये 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 अपॉन क्या हो जाएगा 102.4 प्लस यहां पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 10 होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो तो 20 हो जाएगा
20/2.1 हो जाएगा। ठीक है, आप अगर इसको फाइनली निकालते हैं तो ये जो है आपका परसेंटेज के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और फाइनली रिजल्ट मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि ये आएगा 9.6%। ठीक है, फाइनल आप जो है कैलकुलेट करके देखिएगा तो ये आएगा 9.6 और यही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि अधिक यथार्थ फल प्राप्त करने के लिए आप कौन सी माप अधिकतम यथार्थता से लेंगे। तो टी का अधिक यथार्थता से मापना चाहिए, टी को अधिक यथार्थता से मापना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.1%, जबकि ये इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो 9.5 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए प्रतिशत त्रुटि सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है, और ये किसकी वैल्यू है, ये टी वाले की वैल्यू है। टी का मतलब आवर्तकाल, तो आवर्तकाल में सबसे ज्यादा त्रुटि आ रही है, इसका मतलब कि इसको अधिक से अधिक यथार्थता से क्या करना होगा, नापना होगा। ठीक है, ताकि इसमें त्रुटि क्या है, कम आए। आपका पहले वाले में लंबाई में जो है प्रतिशत त्रुटि 0.1% की आ रही है, लेकिन दूसरा वाला ये टर्म क्या है, दूसरा वाला आपका आवर्तकाल के लिए है, तो आवर्तकाल में 9.1% क्या आ रही है, इसका मतलब इसमें अधिक आ रही है, इसलिए इसको अधिक यथार्थता से क्या करना चाहिए, मापना चाहिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि किसी भौतिक राशि ए का सूत्र है A बराबर अंडर रूट दाब बटा घनत्व, तो ए का बीमा ज्ञात कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बीमा पे आधारित है। ठीक है, जो है तो अब इसमें आपको ए की बीमा लिखनी है। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि जो बीमा है ए की वह निकालने के लिए किसकी बीमा लिखनी होगी, आपको दाब की बीमा और घनत्व की बीमा लिखनी होगी फार्मूले से। तो यहां पे लिखेंगे ए की बीमा बराबर अंडर रूट किसकी बीमा, दाब की बीमा बटा घनत्व की बीमा। ठीक है, ऐसा क्यों, तो बताया जा चुका है कि ये जो है अगर इस तरह का कोई भी इक्वेशन मिलता है तो जितना लेफ्ट हैंड साइड का भी में सूत्र होता है उतना ही क्या होता है, राइट हैंड साइड का भी में सूत्र होता है। ठीक है, तो अब चलिए अब जो है ये दाब की बीमा बटा घनत्व की बीमा लिखते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि दाब की बीमा क्या होती है, ml का पावर -1 t का पावर -2, ml का पावर -1 और t का पावर क्या होता है -2, आप भी बताएं। और घनत्व की बीमा देखिए रटने की जरूरत नहीं है, आप घनत्व की बीमा रट पे निकाल सकते हैं, और अगर याद है तो आप जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं। घनत्व की बीमा होती है ml का पावर -3, ml का पावर क्या होता है -3। अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए जनरली, तो आपका आ जाएगा m से m कट जाएगा, l ऊपर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, ये घट जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, l² हो जाएगा, और t का पावर क्या है, -2 ही है। t का पावर क्या है, -2 ही है। ठीक है, अब इसको अगर आप बाहर निकालेंगे तो ये मिलेगा l t का पावर क्या, -1, l t का पावर -1। तो ये a की क्या हो गई, a की ये बीमा हो गई, और ये वास्तव में किसकी बीमा होती है, तो एल टी का पावर -1 किसकी बीमा होती है, वेग की। यानी कि यह जो ए भौतिक राशि है वह क्या है, वेग है। कभी कभी आपसे इसमें जोड़ के पूछा जाता है कि तब ए कौन सी भौतिक राशि है, तो ये बीमे सूत्र से पता चल जाता है, क्योंकि एल टी का पावर -1 किसका बीमे सूत्र है, वेग का। अतः ये क्या हो जाएगा, ए जो है वेग है। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि t समय पर किसी कण का त्वरण a निम्न सूत्र से प्राप्त होता है। a बराबर at प्लस बी अपान सी प्लस टी स्क्वायर से डिनोट किया जा रहा है a को, त्वरण को। ठीक है, यानी कि ये सूत्र है। तो नियतांक a b तथा c का भी सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी बताया जा चुका है बीमा में कि जो है जो लेफ्ट हैंड साइड की बीमा होगी वही राइट हैंड साइड की बीमा होगी। और दूसरी बात ये बताया गया कि समान अगर दो भौतिक राशियों को जोड़ा गया है तो उनकी बीमा जो है समान होगी। समान बीमा वाली राशियों को ही हम एक साथ जोड़ सकते हैं या एक साथ क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, ये बताया जा चुका है आप लोगों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए की बीमा होगी, कैपिटल ए की जो बीमा होगी वह जो है किसकी बीमा होगी, स्मॉल ए की बीमा और स्मॉल टी की बीमा होगी। ठीक है, जो ए की बीमा होगी, अरे भाई अब इन दोनों को कंपेयर करिए, इन दोनों को। ठीक है, तो ए की बीमा बराबर किसकी बीमा, एटी की बीमा होगी कि नहीं होगी। ठीक है,
अब जो है तो किसकी बीमा निकालनी है, देयरफॉर कैपिटल ए की ना, कैपिटल ए की बीमा बराबर तो स्मॉल ए की बीमा बटा किसकी बीमा, टी की बीमा। तो अब देखिए स्मॉल ए है क्या, त्वरण है, तो त्वरण का बीमा सूत्र लिख दीजिए आप, एल टी का पावर क्या होता है -2 अपॉन टी क्या है, समय, तो समय की बीमा देखिए टी समय है, तो समय की बीमा क्या होती है भाई, कैपिटल टी होती है। अब इसको टी को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, ये 1 है तो प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो ये -3 हो जाएगा, तो एल और टी का पावर क्या हो जाएगा -3। तो इसका मतलब अब देखिए ए की बीमा तो आप निकाल दिए, यानी कि इसकी बीमा आप निकाल दिए, ठीक है, कितना आ गया, एल टी का पावर -3 आया, ठीक है। ऐसे ही जो है सी की बीमा टी स्क्वायर की बीमा के बराबर होगी, देखिए सी की बीमा टी स्क्वायर की बीमा के बराबर होगी, क्यों होगी जरा सोचिए कि ये कहा गया था कि बीमा में कि सी की जो यानी कि समान बीमा वाली राशियों को ही हम जोड़ सकते हैं एक साथ या घटा सकते हैं, तो इसका मतलब जो सी की बीमा होगी वही टी स्क्वायर की बीमा होगी, क्योंकि यहाँ जोड़ करके दिखाया गया है। तो अब लिखेंगे अब सी की बीमा बराबर टी स्क्वायर की क्या बीमा, तो जो बीमा इसकी होगी वही बीमा इसकी होगी, तो सी की बीमा, तो टी क्या है भाई, समय है, तो समय टी और स्क्वायर है इसका, तो टी स्क्वायर, तो इसका मतलब कि सी की बीमा क्या हो जाएगी, बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हैं, सिर्फ रूल याद रखिए, ठीक है, कि समान बीमा वाली राशियों को हम जोड़ते हैं एक साथ या घटाते हैं, यानी सी की जो बीमा होगी वही क्या होगी, टी स्क्वायर की बीमा होगी, तो यानी कि टी स्क्वायर की बीमा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी की बीमा, ठीक है। अब एक राशि और हम लोगों के पास बच रहा है, वो है क्या, बी की बीमा, तो बी की बीमा जो होगी वह जो है ए की बीमा गुणे सी की बीमा होगी। अब ये बी की बीमा निकालते हैं, अब इसी का जो है बाकी पार्ट यहां लिखते हैं, देखिए बी की बीमा बराबर सी की बीमा गुणे ए की बीमा। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो देखिए जरा समझने का प्रयास करिएगा, फार्मूला आपका ए इक्वल टू क्या, बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर, तो जरा इसको जो है इसके बराबर करिए, तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं यहां से, देखिए ए बराबर बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए और सी प्लस क्या टी स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए इंटू सी प्लस ए टी स्क्वायर। तो भाई अगर जो है ये इक्वेशन हमको बी में प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब जो बीमा बी की होगी वही बीमा ए सी की होगी, या जो बीमा बी की होगी वही बीमा ए इंटू टी स्क्वायर की होगी, अलग अलग बीमा, यानी इसकी बीमा और इसकी बीमा बराबर होगी, या कहें इसकी बीमा और इसकी बीमा बराबर होगी, तो किसी के इक्वल कर लीजिए आप, या तो लिख लीजिए बी की बीमा और ए टी स्क्वायर की बीमा, या लिख लीजिए आप बी की बीमा इज इक्वल टू ए इंटू सी की बीमा, ठीक है, सी इंटू ए इंटू सी की बीमा, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं सीधा कर दे रहा हूं, यहाँ ए और यहाँ पर मैं कर दे रहा हूं सी, ठीक है। तो अब जरा लिख लेते हैं यही चीज, तो क्या हो जाएगा, ए की बीमा आ चुकी है आपकी, कितनी आई है, ए की बीमा त्वरण है, तो एल टी का पावर क्या आ जाएगा -2 और इंटू सी की बीमा आई है, देखिए टी स्क्वायर, तो रख दीजिए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये एक ब्रैकेट में कर लीजिए, तो एल और टी का पावर क्या आ जाएगा 0, एल और टी का पावर क्या आ जाएगा 0, भाई ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि कुल मिला के क्या आ गया भाई, एल लिख सकते हैं इसको, यानी कि ये क्या है, एक तरह की लंबाई है, ठीक है। तो अब इस तरह से जो है बी की बीमा निकल गई, अब इसके बराबर करते तो भी आ जाता, बी इज इक्वल टू देख लीजिए ए की बीमा, तो ए की बीमा क्या है, एल टी का पावर -2 और टी की बीमा क्या होगी भाई, टी स्क्वायर की बीमा क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर, तो अब एक में करते तो भी क्या आता, बराबर एल ही आता, देख लीजिए, तो किसी के बराबर कर दीजिए, तो ये बी में निकल के आ जाता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, 1 जूल को अर्ग में बदलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। तो सबसे पहले जानिए जूल और अर्ग है क्या, कार्य का मतलब एमकेएस पद्धति में जूल होता है और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, अर्ग होता है, ठीक है। तो यानी कि जूल से किस में बदलना है, अर्ग में, इसका मतलब कि एक ये एमकेएस में होता है, ये एमकेएस, और ये किस में होता है, सीजीएस,
पद्धति में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एमकेएस से किस में बदलना है, सीजीएस पद्धति में बदलना है, ठीक है। तो आइए जो है विमीय विधि से बदलते हैं। पहले जो है एमकेएस में ये लिख लेंगे जूल का मात्रक होता है, एमकेएस में जूल का कार्य का मात्रक जूल और सीजीएस में कार्य का मात्रक वर्ग होता है। अब जो है मान लेते हैं कि किग्रा को एक पद्धति में किग्रा मतलब वेट को एमोन से मीटर यानी कि लेंथ को L1 और सेकंड समय को T1 से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरे में क्या भाई दूसरा सीजीएस सिस्टम है, तो सीजीएस सिस्टम में किग्रा नहीं रहेगा, ग्राम रहेगा। तो ग्राम को हम किससे M2 से सेंटीमीटर यानी लंबाई को हम L2 से और सेकंड समय को हम किससे T2 से प्रदर्शित करते लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो पद्धति है, एक पद्धति में L1 L2 L1 M1 L1 और T1, और एक पद्धति में M2 L2 और T2 मान लेंगे, ठीक है। एक पद्धति में यानी एमकेएस और सीजीएस पद्धति में कार्य का विमीय सूत्र लिखेंगे, तो कार्य का विमीय सूत्र होता है क्या है, m L² T का पावर -2, ये कार्य का विमीय सूत्र होता है, ठीक है। तो अब चलिए एक पद्धति में अगर कार्य का विमीय सूत्र लिखें यानी कि एमकेएस पद्धति में कार्य का विमीय सूत्र लिखें तो क्या लिखेंगे भाई, m1 L1² T1 का पावर -2 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने पहले में मान रखा है M1 L1 और T1। दूसरे पद्धति में क्या लिखेंगे आप कार्य का विमीय सूत्र, M2 L2² T2 का पावर -2, ठीक है। और आंकिक मान अगर जो है आंकिक मान अगर मान लीजिए कि मान लेते हैं कि N1 व N2 हो, तो आप जानते हैं बताया गया था कन्वर्जन आपको एक जो है सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे बदलें, तो उसके लिए बताया गया था N1 U1 = N2 U2। आप लोगों को याद होना चाहिए N1 U1 = N2 U2, ये आप लोगों को बताया गया था। ये क्या है भाई, विमीय सूत्र है, ये क्या है विमीय सूत्र है, ठीक है। तो अब जो है यही फार्मूला अगर हम लोग लगा दें N1 और U1 की जगह पे क्या लिखेंगे, ये पहली पद्धति में विमीय सूत्र, तो क्या हो जाएगा M1 L1² T1 का पावर -2 = N2 और M2 L2² और T2 का पावर क्या -2, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे कि भाई हम लोग को चाहिए किसका, N2 का मान चाहिए ना। N1 का मान जो है हमारा दिया हुआ है कितना है, 1 जूल, ठीक है। 1 जूल हमारा N1 का मान पता है, तो N2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देयरफॉर N2 = टोटल इससे डिवाइड करेंगे इधर, तो क्या आ जाएगा N1 और आप देखिए M1 L1² T1 का पावर -2 अपॉन M2 L2² T2 का पावर क्या -2, ठीक है। इसको जरा और सिस्टमेटिक लिखिए, N1 और एक ब्रैकेट में लिख लीजिए M1 अपान M2 लिख सकते हैं, M1 अपान M2 लिख सकते हैं, ऐसे सब अलग अलग कर दीजिए। L1 अपान क्या लिख सकते हैं, L2 का पावर, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो क्या लिख देंगे 2 T1 अपान T2, इसका पावर क्या है -2, दोनों का है तो बाहर लगा देंगे -2, ठीक है। अब जो है यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है ग्राम में बदलेंगे, ठीक है। तो N1 की जगह पे क्या लिख दिया, 1, क्योंकि 1 जूल दिया हुआ है बाकी। अब इसको बदलते हैं, तो अब देखिए ऊपर जो है 1000 ग्राम लिख सकते हैं बटा क्या लिख सकते हैं, ग्राम, ठीक है। क्योंकि M2 में क्या है, ग्राम है, ठीक है। M2 में क्या है, ग्राम है। तो यानी कि ये जो है ऊपर वाले को भी हम किस में बदल देंगे भाई, किग्रा में है तो किस में बदल देंगे, ग्राम में। सीजीएस में यानी दूसरे पद्धति में ग्राम तो है ही है, और किग्रा को बदलेंगे तो 1000 ग्राम होगा ना। तो 1000 ग्राम बटा क्या, ग्राम लिखेंगे इंटू L1। अब देखिए L1 एमकेएस में है तो L1 यानी मीटर है, और नीचे वाला क्या है, सेंटीमीटर है, तो ऊपर वाले को मीटर में बदलेंगे तो कितना लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर, ठीक है। इंटू और इसका स्क्वायर है इंटू T1, तो दोनों में सेकंड होता है, बिल्कुल आसान है, दोनों में क्या होता है सेकंड, बटा क्या लिख देंगे सेकंड, ठीक है। इसको आपको बदलना ही नहीं है, सिर्फ क्या लिख देना है -2, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कट जा रहा है यहां से, ये तो आपका खत्म हो गया, और यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया, ग्राम से ग्राम कट गया। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 1000 यहां पे मिला, 1000 × 100, ठीक है। 100 का क्या वर्ग,
यहाँ देखिए ऊपर वर्ग है और गुणा एक का पावर -2 का मतलब 1 ही होगा। तो इसका मतलब ये देखिए इसको लिख सकते हैं 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं और ये 100 का 10⁻² और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 10⁴। ठीक है, तो कुल मिला के कितना आ गया 10⁷ अर्ग, 10⁷ अर्ग। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब जो है 10⁷ अर्ग में आया तो यहां डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर, देखिए यहां पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां पर 1 जूल, अतः 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल बराबर 10⁷ क्या हो जाएगा अर्ग। ठीक है, तो देखिए 1 जूल किस में बदल गया, आपका अर्ग में बदल गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और जो है आज यहीं तक जो है आज वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में फिर जल्द लेके आऊंगा, तब तक आप जो है पूरी एनर्जी से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।